नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और आज तो गुजारिश करूंगा कि आज बात पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज किसी खबर का विश्लेषण नहीं है, बल्कि विश्लेषण आज उसका है जो फिलहाल खबरों की खबर में है, उसकी पार्टी खबरों की खबर में है, जिस शख्सियत का नाम है राहुल गांधी। 11 साल की राजनीति को 11 महीनों में कैसे उलट पुलट के रख दिया इस शख्स ने, इस बात पे विश्लेषण करना बेहद जरूरी है और बारीकी से समझना जरूरी है कि इस वक्त उस शख्स को क्या करने की जरूरत है और आगे किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। क्या इस देश में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या इस देश की राजनीति नई करवट लेने वाली है? क्योंकि इस देश की राजनीति में जब भी कुछ बड़ा बदलाव आया है, वो बिहार की भूमि से आया है और इस वक्त बिहार की भूमि से ही कुछ देश की राजनीति को नया मोड़ दिखता नजर आ रहा है। अब जब इतनी भारी भरकम बातों का विश्लेषण करना हो तो जाहिर सी बात है कि जिस शख्स को विश्लेषण के लिए हम अपने चैनल पे बुलाएं, उसकी शख्सियत भी कुछ ऐसी ही हो। तो आज इन सब बातों का विश्लेषण करने के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने भी टेलीविजन पत्रकारिता देखी है वो इस शख्स को जरूर जानता पहचानता है। 3 दशकों से ज्यादा का 3 से भी दशकों से ज्यादा का इनका एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का। एनडीटीवी जैसे संस्थान के मैनेजिंग एडिटर तक रहे हैं, फिर और कई चैनलों में रहे और बहुत से अखबारों में रहे हैं। दमदार आवाज, दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हैं और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कई किताबों के लेखक भी हैं ये। मैं बात कर रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश की। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभिज्ञान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिज्ञान प्रकाश, जैसा मैंने पहले कहा इंट्रोडक्शन में कि किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इनको। जो टीवी देखता है, जिसने हिंदुस्तान में टेलीविजन जर्नलिज्म देखा है, उसने इस चेहरे को जरूर देखा है। अभिज्ञान भाई, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल सीधा आपसे यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने पत्रकारिता में इतना लंबा समय गुजारा, खास करके विजुअल मीडियम के आप शुरुआती, जो कहते हैं ना, जिन्होंने बेच रखा है हिंदुस्तान में, वहां से आपने शुरू किया। इस सारे सफर में अगर आप देखो और उसके बाद पिछले 11 साल का सफर देखो, क्या 11 साल में कांग्रेस आज के वक्त में, क्योंकि हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, आज के वक्त में कांग्रेस अपने 11 साल में सबसे बेहतरीन वक्त से गुजर रही है या बेहतरीन वक्त अभी लगता है आना है? सबसे पहले दो बातें, मैं यूट्यूब एडिक्ट हूं और इस वक्त मुझे दो लोगों का एडिक्शन है यूट्यूब पर। एक फराह खान, उनका एक कुकरी शो होता है और वो मुझे बहुत मजेदार लगती है। आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ टू टेल हर दैट। एंड दूसरा आपका नंबर ढूंढकर मैंने आपसे संपर्क किया। सीधी और सटीक बात आप करते हैं, इससे साबित होता है कि मेरे पुराने दोस्त रशीद किदवई की तरह आपको कांग्रेस की बहुत अच्छी समझ है। और अच्छी बात यह है कि मौका आप कोई नहीं छोड़ते कांग्रेस की आलोचना करने का जब जरूरत हो। और मैंने हाल में जब आपको देखना शुरू किया, क्योंकि आप 11 साल की बात कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात थी कि आपने सबसे बेहतरीन एपिसोड्स जो किए वो कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल्स पर किए, जो अफसोस की वजह आज भी बने हैं कि वो कांग्रेस में बने हुए हैं। राहुल गांधी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आपका सवाल है कि 11 साल में कांग्रेस का क्या ये सबसे अच्छा समय है? हां, ये कांग्रेस का सबसे अच्छा समय है, इसलिए क्योंकि 10 साल तो कांग्रेस रही शॉक थेरेपी में, हारने की शॉक थेरेपी में। ये नेताओं के साथ होता है। जो आज बीजेपी के साथ हो रहा है, यही 2012 और 13 में कांग्रेस के साथ हुआ, जब उनके नेता डिनायल में थे कि हम हारेंगे। ठीक है, आज बीजेपी के नेता, आप किसी से बात कर लिए तो मतलब 400 से 240 आए, 160 नीचे हैं, लेकिन उस एटीट्यूड में कोई कमी नहीं। अब चूंकि पप्पू से राहुल गांधी बन गया और ये महाचापलूसी कांग्रेसी जो है, कांग्रेस का असली कल्चर क्या है? चापलूसी। ये सिर्फ गांधी परिवार के आधार पर बनते हैं। इनके यहां से कोई नेता पैदा नहीं होता कांग्रेसियों में।
जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उठेगा तो इनकी तकदीर उठेगी, और जब गांधी परिवार का कोई व्यक्ति गिरेगा तो इनकी तकदीर गिरेगी। आप इसके अलावा इनकी कोई और तकदीर, विद द एक्सेप्शन ऑफ नरसिम्हा राव, आप मुझे बता दीजिए। मनमोहन सिंह सपने में सोचा था उन्होंने कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, वो अलग बात है, बट क्या उन्होंने सोचा था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? बनाया किसने? सोनिया गांधी ने ना। तो ये महाचापलूसों की पार्टी है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द गांधी फैमिली। अब इनका भाग्य जगा, भाग्योदय हुआ, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी मेहनत से, अपने करेज से, अपने कन्विक्शन से अपने को नेता बना दिया। वरना दिल्ली में आधे कांग्रेसी तो पीछे लगे थे बीजेपी के, मैं आपको पक्के तौर पे बता सकता हूं। ये सब सर्वाइवर्स हैं, और ये मान के बैठे थे कि ये मोदी युग है। और ऐसे भी मैं कांग्रेसियों के बारे में आपके, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आपका प्रोग्राम देखते होंगे कांग्रेस वाले, खुल के बता सकता हूं, जिन्होंने न जाने कितनी बार मेरे साथ राहुल गांधी की आलोचना की है। जब वक्त खराब था ना राहुल गांधी का, तो किसी ने मौका नहीं छोड़ा कांग्रेसी ने कहने के लिए कि ये किसी लायक नहीं है। अब वो कांग्रेसी चाहते नहीं कि आप राहुल गांधी से मिलिए। मैं नहीं मिला हूं राहुल गांधी से, ना मुझे कोई उम्मीद है कि मुझे कोई मिलने देगा। लेकिन ये सब वो कांग्रेसी हैं। अगर आप कांग्रेस के हैं तो कम से कम ये संदेश पहुंचा दीजिए, अगर उसकी पत्रकारिता को आप अच्छे से समझते हैं, कि वो सचेत रहें। जब मैं चमचागिरी के परंपरा की बात कर रहा हूं तो पुरानी लोगों की बात कर रहा हूं, मैं सबको उसमें जनरलाइज नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस में ये समझने की जरूरत है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैंने आपसे कहा कि ऐसे ऐसे लोग थे जो हमेशा कहते थे राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। आज वही लोग हैं कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी ने देखिए अपने आप को कहां से कहां साबित कर दिया। ठीक है, मैं भी किसी चैनल पे गया था तो वहां पे मैंने कहा कि आज वो इंडिया के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो मुझे मालूम है कि वहां पे सुनने वालों को अच्छा नहीं लगा, आई डोंट केयर, लेकिन मेरी वो राय है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आप कांग्रेस पे इतनी सही और सटीक बात करते हैं, क्या कांग्रेस के लोग ये समझे और जाने कि गांधी परिवार पर डिपेंडेंट रहती है कांग्रेस, हमेशा से रही, कोई नई बात नहीं है, पहले भी मैंने कहा। पॉइंट मेरा ये है कि याद करें उस वक्त को जब राजीव गांधी हिंदुस्तान की राजनीति में आए थे एज मिस्टर क्लीन, इंडिया टुडे के कवर पे, अगर आपको याद हो। और फिर एक ऐसा वक्त आया, बोफोर्स का वक्त आया, जब यही राजीव गांधी जो है वो मिस्टर करप्ट में कन्वर्ट हो गए। और कौन थे उनके पीछे निकले उनके सलाहकार, लगातार उनको अलग अलग मसलों में गलत सलाह देने वाले। मेरी जो बेस्ट सेलिंग किताब है फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, द पावर एंड प्लाइट ऑफ यूपी, उस किताब में द कांग्रेस कोलैप्स करके एक चैप्टर है, और उसमें पूरी कहानी मैंने लिखी है कि अयोध्या पे किस तरह से राजीव गांधी के फैसले ने उनको गलत साबित कर दिया। तो सबसे बड़ी बात जो 11 साल की आप कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को हमेशा 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 लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मेरा मजाक बनाते थे। मैं तब भी, मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, ना उनके कोई सलाहकार समिति का सदस्य हूं, ना आप हैं। लेकिन मैं कहता था कि इंडिया की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कोई है तो वो कांग्रेस है। मैं 40 सीट पे भी यही कहता था, और हंसते थे मेरे ऊपर लोग। आज राहुल गांधी उसको उस पोजीशन में लेकर आए हैं, तो राहुल गांधी को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। माता जी ने उनके समझाया था ना, मैं सोनिया गांधी को बहुत एडमायर करता हूं, पब्लिकली ऑन टेलीविजन अपने कॉलम्स में ये लिख चुका हूं, कह चुका हूं सोनिया गांधी के बारे में, बड़े उनके इंटरव्यूज किए। तो जिस तरह से उन्होंने एम ए पटेल के साथ मिलकर 10 साल सत्ता चलाई, एक नॉन मेजॉरिटी कोएलिशन की, तो उन्होंने अपने बेटे को सलाह क्या दी कि ये राजनीति है, सत्ता से जुड़ी है, जहरीली है। याद है आपको? तो इस बात को यहां से जब इस मकाम तक अपने आप को, अपनी पार्टी को राहुल गांधी कन्विक्शन से ले आए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाए जज्बे से, कोई लॉजिक से नहीं लाए, और इसीलिए मुझे बहुत उनकी कुछ बातें बहुत प्रभावित करती है। लाए वो जज्बे से,
तो जी 11 जी। साल अच्छा की मरी हुई पार्टी को उन्होंने तकरीबन 11 महीने में जीवित किया है। जीवित किया है, सही बात। एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं, 2024 से पहले अगर आप बात करें, 2024 के बाद का मैं नहीं लेता, विधानसभा चुनाव भी नहीं लेता, 2024 से पहले जब हम लोग भी फील्ड में जाते थे बात या लोगों से बात करते थे, तो लोग ये कहते थे कि मोदी नहीं तो कौन। और जब कहा जाता था कि राहुल गांधी, तो नहीं नहीं, वो मोदी के आसपास भी कहीं नहीं है, मोदी का अल्टरनेट कोई नहीं है। आज की डेट में आपको ये लगता है कि राहुल गांधी का जो पर्सोना, या राहुल गांधी ने खास करके जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, उसके बाद से पब्लिक में ये परसेप्शन अब बन गया है कि यस, देयर इज अल्टरनेट टू मोदी एंड हिज नेम इज राहुल गांधी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, ये बारीक बात है सियासत की, इसलिए मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। देखिए, सबसे अच्छी चीज क्या हुई, सबसे पहले तो विपक्ष ने उन मुद्दों को पहचानना शुरू किया। जो भाई आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, स्वाभाविक आपको मुद्दे वो उठाने पड़ेंगे जो जनता के बीच पहुंचे, जनता से जुड़े। ठीक है, जो ये पहले नहीं कर रहे थे ना, तभी तो इनके मुद्दे क्लिक नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये मुद्दे नहीं उठा रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये सही सवाल नहीं उठा रहे थे, लेकिन वो नहीं उठा रहे थे जैसे संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में, जिस पर जनता रिएक्ट करे। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने देखा लोकसभा चुनाव में रिएक्शन क्या था जनता का। जनता का, अब मैं यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उस पर किताब लिखी है, अपने आप को वहीं का थोड़ा बहुत जानकार मानता हूं। तो क्या था मेन रिएक्शन? तो यही था ना यूपी में, एकदम से एक माहौल तैयार हुआ, उसमें अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका है, जहां लोगों का अच्छा संविधान, अब भले ही संविधान सच्चाई है कि उन्होंने पढ़ा ना हो, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो संविधान का सम्मान करते हैं। अब सुनिए, तो वो मुद्दा क्लिक किया। अब ठीक वैसे ही वोट चोरी, आप जहां जा रहे हैं, अभी मैं होके आया एक डॉक्टर के क्लिनिक में, वहां मुझे पहचानने वाले लोग मिले, क्या बात कर रहे हैं? वोट चोरी। ठीक है, मैं किन्हीं कारणों से टैक्सी लेके गया था, मजेदार, हमारे जो साथी हैं मेरे साथ रहते हैं, नवल जी वो बिहार से है, जो ड्राइवर मिल गया वो बिहार का था, दोनों आपस में बात करने लगे। मैं भी व्याकुल किस्म का व्यक्ति, में कूद पड़ा उस कॉन्वर्सेशन में। कॉन्वर्सेशन क्या था? वोट चोरी। तो आपको मुद्दे वो चाहिए होते हैं जो अब आपने पकड़े हैं, जो कनेक्ट करें। उसमें लोग देंगे मोदी जी के फेवर में भी दलील देंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग आलोचना ही करेंगे, लेकिन मुद्दा तो बनेगा। आप जो पहले उठा रहे थे वो मुद्दा नहीं था। अब राफेल, आपने एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पर उठाया आपने मुद्दा, तो राफेल में आप एलिमेंट ऑफ करप्शन उठाना चाह रहे थे, लेकिन वो उस तरह से तब्दील नहीं हो पाया करप्शन के मुद्दे में। तो आपको, आपने मुद्दा राफेल आपने उठाया, विपक्ष ने उनकी चॉइस, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज, अब ये मुद्दा जो है, उसमें आम आदमी को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग हो और देश की सर्वोच्च अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट, तो वो सब उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। जी। वो जानना चाहते हैं कि ये सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या बोलेगी, अंततः क्या निर्णय देगी। तो इसका मतलब वो मुद्दा पहुंच गया है जनता के बीच। ये आप, इसलिए आपका सवाल बहुत वाजिब है। ये फर्क है जो इस वक्त नजर आ रहा है, और इसी फर्क का इनको रिस्पांस मिल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो जो इश्यूज तो जो इन्होंने बिहार, पहले उठाए थे वो गलत नहीं थे। और जो बिहार में जो अभी यात्रा चल रही है, तो उस जो भी विजुअल्स, जो भी स्टोरीज, जो भी खबरें आपके सामने इस वक्त आ रही है, उससे क्या निचोड़ निकाल पा रहे इनमें समझा नहीं, निचोड़ हैं? एक मतलब बार रिपीट बिहार करिएगा जैसे सर। भारत, जैसे जैसे हम लोग भारत जोड़ो यात्रा देख रहे थे पूरा, तो इनिशियली जैसे जैसे यात्रा चलती गई, हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदलता गया। जैसे जैसे हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और मोमेंटम बढ़ता जा रहा है। बिहार में जो इस वक्त यात्रा है,
बिहार में जो चल रही है, हालांकि मोस्टली नेचुरल सी बात है, कांग्रेस का संगठन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर पूरे देश के पर्सपेक्टिव से देखें, आप पूरी राजनीति से देखें, कल प्रधानमंत्री भी बिहार में थे, उनके भाषण को अगर आप देखेंगे, पार्लियामेंट सेशन में जो हुआ, वोट चोरी का जो सारा मामला हो, उसको देखते हुए ये बिहार एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, तो लगता है कि देश की राजनीति के लिए कुछ संदेश उस यात्रा से निकल रहा है, कुछ देश की राजनीति में बड़ा कुछ उथल-पुथल होने वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि बिहार तो भाई, बिहार और उत्तर प्रदेश, कल आपने एक एपिसोड अपना किया था जहां आपने बताया कि कैसे जो नए चाणक्य है राहुल गांधी के पास, मैं आपके एपिसोड्स को बहुत गौर से देखता हूं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए दक्षिण भारत को संगठित कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती तो आज भी एक ही है ना, उत्तर भारत को उसको मात देनी है ना बीजेपी को। जिस उत्तर भारत को उसने 80 के दशक में रूल किया है और 89 के बाद किसी पावर पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश की वो आ भी नहीं पाई आज तक, तो उसको उत्तर भारत में आना है। अगर उत्तर भारत तक पहुंचने का सफर तय करना है या उसका प्रभाव तय करना है या कांग्रेस की जगह तय करनी है, तो बिहार से अच्छी जगह राजनीतिक तौर पर, क्योंकि वो सामाजिक आंदोलनों की भूमि है, चाहे वो राहुल गांधी के परिवार के खिलाफ खड़े आंदोलन हो, तो उस भूमि से बेहतर क्या हो सकता है आपको कि उसको आप वहां बनाए और वहां से आगे ले जाए। तो बिहार का चुनाव मैं महज चुनाव की तरह नहीं देख रहा हूं, मेरा नजरिया अलग है। जीत किसकी होती है, सरकार, बहुत फैक्टर्स होते हैं, जोड़ तोड़ फरा, लेकिन बिहार में वोट चोरी का आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक ऑब्लिक सामाजिक आंदोलन में आराम से तब्दील हो सकता है। और मेरे हिसाब से इनको इस यात्रा को उसी नजरिए से देखना चाहिए, कांग्रेस के रणनीतिकारों को, राहुल गांधी के रणनीतिकारों को, क्योंकि अभी भी एक अच्छी और बड़ी प्रेजेंस है वहां पर लालू यादव की, आरजेडी की, तेजस्वी यादव की। अच्छा भाई, क्योंकि मैंने आपका समय काफी ले लिया, एक सवाल जरूर पूछूंगा, नहीं क्योंकि नहीं, जरूर ये जरूर, सवाल अब मेरा नहीं, पूरा समय मैं मेरा थोड़ा सब लेट आया, मैं ये माफी इसके लिए ये आपसे। ये ये सवाल मेरा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है मेरे देखने वाले ये सवाल जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हमेशा ये सवाल भरा रहता है, तो मैं आपसे भी पूछ ही लेता हूँ। अभिज्ञान भाई, अभी जो राजनीति अंतरराष्ट्रीय हो, चाहे जो देश में हो रही है, सभी एस्पेक्ट्स को अगर आप देखोगे, चाहे संघ को देखो, चाहे हमारी विदेश नीति का फेलियर, या जो कुछ भी हो रहा है, इन सब को देखते हुए क्या अभी भी आपको भी लगता है कि मोदी 2029 तक टेन्योर पूरा कर पाएंगे, या आपको लगता है कि बीच में मुश्किलात आएंगी? देखिए, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है और ना मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं, क्योंकि इसका जवाब तो एनजीओ के पास है। एनजीओ है ना आरएसएस। जी जी जी। तो मैं 50,000 बार पहले कह चुका हूं, आज भी कहता हूं कि इससे बड़ी मक्कारी की कोई बात ही नहीं है जब आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बुलाती है। प्योर पावर प्लेइंग ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है। वो भारतनाट्यम और कथकली डांसर नहीं प्रोड्यूस करती, साहित्यकार नहीं बनाती, वो प्रचारक से प्रधानमंत्री बनाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर, क्योंकि उन्होंने प्रचारक से प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसका जवाब तो वही देंगे। जी आज तक उनका रोज मैं खबरें देखता हूं, मुझे नहीं पता इसमें क्या कितना तथ्य है कि संजय जोशी को लाना है और अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है और खूब सारी बैठकें हो रही हैं, और मतलब इतना बड़ा क्या महान कार्य हो गया, मेरी समझ में नहीं आया कि मोदी जी नागपुर चले गए तो राष्ट्रीय घटना हो गई। मतलब चले गए, पहले तो जाते ही थे ना। तो भाई जब, अरे भाई वो 8,000 करोड़ से ऊपर की है, फकीर एयरक्राफ्ट में साहब चलते हैं तो जा ही सकते हैं। वो कौन सा पत्रकारों को लेके जाते हैं पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह। तो ये सब कोई ये मतलब कोई देश के विषय की घटनाएं नहीं है, लेकिन मीडिया है वो बना रहा था, वो नागपुर चले गए। अब उन्होंने बता दिया कि इतना बड़ा मतलब राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने बता दिया कि इससे बड़ा एनजीओ कोई नहीं है। तो अब एनजीओ, चूंकि मैं एक फाउंडेशन पर काम कर रहा हूं, तो मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूं। तो अब ये एनजीओ को तय करना है, एनजीओ के जो लोग हैं, मतलब देश में वो रहेंगे अगले प्रधानमंत्री या अभी कंटिन्यू कब तक करेंगे, तो वो एनजीओ में तय होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लोग आपसे ये सवाल पूछते हैं उनको एक जवाब जरूर दे दिए कि देखिए, प्रधानमंत्री तो अभी फिलहाल है, पहले ही अध्यक्ष तो तय कर ले। जो एनजीओ वाले हैं ये तो अध्यक्ष नहीं तय कर पा रहे। अच्छा, मैंने जैसे कहा कि परिभाषा एनजीओ की जो हम लोगों को समझ में आती है, तो वो तो बड़ी अलग है। तो इसलिए
मुझे तो नहीं पता किसी एनजीओ के बारे में कि वो राष्ट्रीय सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष तय करता हो। आपको कोई ऐसा एनजीओ मालूम हो तो बताइएगा मुझे जरूर फोन करके। तो इसलिए वो ये सब सवालों का जवाब तो, क्योंकि बीजेपी क्या है, इतने साल मैंने इस पार्टी को पैदा होते मतलब सत्ता की तरफ पैदा होते, पूरा अटल जी का पीरियड, ये सब इतना करीब से देखा है ना। और मोदी जी को उस समय पर खैर उनकी कोई बड़ी भूमिका ही नहीं थी किसी चीज में उस समय, तो ये सारा समय देखा है। तो मुझे तो ये सब सुनते सुनते कान पक गए ना कि सांस्कृतिक संगठन, और वरना हर एमपी जो है वो संघ के नेताओं के पास नहीं जाता अपनी पैरवी लगवाने। तो ऐसे ये इतना बीजेपी में, अभी मैंने एक बात कही थी, बस उसी पे खत्म कर देता हूं। किसी कांग्रेस के गंभीर व्यक्ति से मेरी चर्चा हो रही थी, और थोड़ा मैं उनको पढ़ा लिखा और गंभीर मानता हूं, उत्तर प्रदेश के पुराने कांग्रेसी। तो मैंने उनको बड़ा स्पष्ट कहा, मैंने कहा आप जो कर रहे हैं और आपके नेता जो कर रहे हैं, स्वाभाविक आप विपक्षी दल है, आप वो करते रहिए, लेकिन बीजेपी का असली घात और आघात उसी के अंदर होगा। जो इतनी आप खबरें देखते हैं, सुनते हैं, तो अंग्रेजी की घिसी-पिटी कहावत है, क्लीशेड सेइंग, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ऐसे तो नहीं धुआं उठ रहा है कि हर हफ्ते आपको खबर मिल रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके यहां पर बहुत कुछ चल रहा है, और ये तो स्पष्ट है। वरना एक सरल सा नॉर्मल ऑफिशियल सा डिसीजन, जैसे आपने जेपी नड्डा को बनाया था, वैसे एक आदमी को बनानी तो है अध्यक्ष। कौन सा यहाँ राष्ट्रीय चुनाव होने वाला है जिससे अध्यक्ष चुनना है, तो आप नहीं कर पा रहे हैं ना। जब आपको जरूरत है नड्डा को बनाने की, तो प्रदीप चौहान से तो पूछ के बनाया नहीं था। आपने उठाया, आप बना के मुख्यमंत्री बना लेते, आपने बना दिया। अच्छा भाई, एक चीज बताइए, आप राहुल गांधी को या कांग्रेस को क्या प्रिकॉशंस लेनी है या क्या करना है, उस पर आने से पहले एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। मुझे भी 27-28 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, और उससे पहले जो भी पढ़ा, मेरी नॉलेज में नहीं आता कि कभी ऐसा देखा हो कि ऑपोजिशन ने एक लीडर को अपना लीडर मान लिया। मतलब ऑपोजिशन इकट्ठी तो बहुत बार हुई है, लेकिन एक लीडर को एक तरह से पूरे देश को मैसेज दे दिया हो कि भाई ये हमारा लीडर है। ऐसा मैंने इस जो सेशन गया है मॉनसून सत्र, इसमें मैसेज देते हुए दिखी है। क्या चीज है या क्या क्वालिटीज ऐसी है, इतने 11 साल में पप्पू इमेज और ये सब करने के बावजूद भी राहुल गांधी आज भी डटे हुए हैं? क्या चीज ऐसी है जो उन्हें और लीडर से अलग बनाती है, जो मोदी का मुकाबला कर सकती है? मेरे लिए बस एक अंग्रेजी का शब्द है, वो है राहुल गांधी का कन्विक्शन। और मैं अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन वो भी अपनी पार्टी के लोगों को समझते होंगे। मुझे बताने की, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कितने पर्दे के पीछे से बीजेपी से हाथ मिलाए 10 साल बैठे रहे हैं। मेरे ख्याल में राहुल गांधी को इतनी तो इंटेलिजेंस की जानकारी, अपनी इंटरनल यानी कि कांग्रेस इंटेलिजेंस की जानकारी होगी उनको। तो ये उनका कन्विक्शन था। दूसरी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, असलियत क्या है? असलियत यह है, और ये मतलब क्रेडिट सिर्फ राहुल गांधी को जाता है, दूसरे किसी की इस वक्त राजनीति में हैसियत भी नहीं है क्रेडिट लेने की। मैं बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति हूं। सब ढूंढ रहे थे मोदी के खिलाफ नेता, ये बाकी पार्टियां राजनीतिक तौर पर खिलाफ नेता, उनको मिल नहीं रहा था, और राहुल गांधी को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, टटोल रहे थे बल्कि। तो उस टटोलने की प्रक्रिया में, उनके ढूंढने की प्रक्रिया में गजब बात जो राजनीतिक तौर पर ये हुई, मैं विपक्ष की राजनीति की सब बात कर रहा हूं, राहुल गांधी ने मनवा लिया अपने आप को नेता। असलियत यह है, क्योंकि उन्होंने वो बातें कर दिखाई जो बाकी कोई नहीं कर दिखा पाया। सीधी है, जगह तो खाली थी, और कोई बन जाता। पॉइंट तो यही ना, जगह तो खाली थी, स्पेस तो थी ना। एक समय पे देश 2024 के चुनाव से पहले तो ऐसी बातें हो रही थी देश में कि मोदी के सामने कभी कोई नहीं। पुरानी बातें तो नहीं है,
मतलब स्पेस थी ना। सही बात हम और आज आप बात कर रहे हैं डिजिटल पर, तो यानी कि इसकी स्पेस है ना। है, सही बात है। चलाए मोदी मीडिया जितना जो चलाना चाहता है, लेकिन इसकी स्पेस है ना। मेरे जैसे व्यक्ति ने आपको ढूंढ कर सुना, आपको सुनना शुरू किया, आपके हर वीडियो का अपडेट देखना शुरू किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे आपका कंटेंट अच्छा लगा ना। जी जी तो मतलब हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक स्पेस तो होती है ना। जी फर्क इस बात का आता है कि आप कितना तत्पर है उस स्पेस को समझने, जानने और ऑक्यूपाई करने में, जहां पर राहुल गांधी ने बाकियों को आउटस्कोर किया। मैं उनकी अहमियत कम नहीं कर रहा हूं, मुझे गलत मत समझिए। अखिलेश की बहुत अपनी बड़ी भूमिका है, ममता बनर्जी की बहुत अपनी बड़ी भूमिका है, स्टालिन की बहुत अपनी बड़ी भूमिका है, चंद्रबाबू नायडू आज साथ में, लेकिन उनकी बहुत अपनी बड़ी भूमिका है। ये सब बड़ी भूमिकाओं के नेता हैं। शरद पवार आज भी बहुत सक्रिय है। तो ये बड़ी भूमिकाओं के नेता है, लेकिन उसके बावजूद सबको हाथ जोड़कर साथ रख के राहुल गांधी ने उस स्पेस को खड़ा किया। और एक आखिरी पॉइंट मेरे हिसाब से जो टर्निंग पॉइंट है, आंतरिक तौर पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था उनका भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि एक आसान आरोप राहुल गांधी पर बहुत लगा कि ये लोगों से मिलते नहीं, लोगों से जुड़ते नहीं। ये कैंपेन बीजेपी ने उनके खिलाफ खूब चलाया है, आपको भी पता है। तो आई थिंक भारत जोड़ो यात्रा ने वो परसेप्शन को यू टर्न कर दिया। जी जब वो देश में किसी बढ़ई के साथ बैठे थे, मोटरसाइकिल बनाने वाले के साथ बैठे थे, मतलब जैसे हम लोग ने पूरी जिंदगी रिपोर्टिंग की, राहुल गांधी ने अलग काम जी नहीं जी किया, लेकिन बस वो उनके बीच पहुंच गए। तो इलिटिज्म की जो छवि बार बार राजा बाबू राजा बाबू राजा बाबू जो बीजेपी बनाकर चल रही थी ना, युवराज युवराज युवराज, और एक चाय बेचने वाला फकीर वर्सेस युवराज, वो इमेज को उन्होंने धड़ाक से, ऐसे आप हाथ मारिए शीशे पर और शीशे का टेबल का शीशा टूट जाता है, वो शीशे को तोड़ दिया उन्होंने। जी तो वहां से फिर वो चेंज आया। और मैं सच में जी चाहूंगा कि जो भी राहुल गांधी यहां से करते हैं और उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स और स्ट्रेटेजिस्ट उनको बताते हैं, वो अपनी इस छवि पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। जी अगर वो मैं वापस उसी में इलिटिज्म में फंस जी गए, अगर वो वापस इलिटिज्म में फंस गए, तो उनका नुकसान हो जाएगा, ये मैं आपको स्पष्ट कह दूं। जी क्योंकि जी मैं जनता ने उसी को उनसे आगे प्यार आपके उसी दिन आप किया जब उनको हाँ राहुल मैं गांधी आप मिले। इसी जी इसी बात को मैं आगे बढ़ाने की इसमें सवाल जोड़ लेता हूँ, ये बात ही आप कंटिन्यू रखिएगा। अक्सर हमने ये देखा है, मौके कई बार कांग्रेस को मिले भी, राहुल गांधी को भी मिले, लेकिन ऐन वक्त पे कांग्रेस कुछ ऐसी गड़बड़ कर जाती थी कि चीजें हाथ से रेत की तरह फिसली। इस वक्त आपके हिसाब से जो उफान पर, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया था कल मेरे साथ बातचीत में कि कांग्रेस उफान पर है, इस वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? नंबर वन, और मेरे ख्याल में हमें कहने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कर रहे हैं, बिहार की यात्रा से साबित हो रहा है, जनता से कनेक्ट नहीं छोड़े। क्योंकि अगर आप मैकियावेलियन पढ़ा हो आपने, बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स मैंने पढ़े हैं अपने जीवन में, और मेरे पास शॉर्ट बुक्स है और मुझे बड़ा मजा आता है। चाणक्य पर बहुत शोध किया है, मुझे चाणक्य ने बहुत प्रभावित किया है। तो ये सारे लोग एक मूल बात नेता के गिरने की क्या करते हैं, सबका एक मूल मंत्र है कि नेता जब सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है, अर्थात कुर्सी पर पहुंच जाता है, स्वाभाविक घटनाएं और आडंबर उसके आसपास ऐसा क्रिएट हो जाता है कि वो जनता से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बड़े से बड़े नेता, ये देश एग्जाम्पल है, आपने इतने लंबे समय पत्रकारिता की है, बड़े से बड़े नेता इसी में गिरता है, जब वो वाकई कुर्सी का नेता हो जाता है और जनता ऐसे करके उसको देखने लगती है। तो राहुल गांधी की मौजूदा सफलता के लिए अगर वो अपना कोई क्रेडिट आगे और इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ये पर ध्यान रखें कि जनता उनको ऐसे ना देखे। ऐसे जी अगर हो गया ना, क्योंकि वो गांधी परिवार से जी ज्यादा जल्दी चिपकेगा 4 जून पे, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनका सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि जनता उनको ऐसे करके ना देखे, जनता को लगे कि हमारा आदमी आ गया बीच में, जो अभी लग रहा है। जिस दिन उसको ये लगा नहीं हमारा आदमी तो नहीं आया बीच में,
तो इनको नुकसान हो जाएगा। और सबको, सारे बड़े बड़े नेताओं को हुआ है, होता है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं होंगे, ये कोई अपवाद नहीं होंगे। क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जनता हो जाती है भावुक, भावना में तो देखती है आपको ऐसे करके, लेकिन दिमाग में उसके चल रहा होता है, यार हमने बनाया, फिर देखो कहां है। दैट इज अ फंडामेंटल थिंग फॉर एनी पॉलिटिशियन, मतलब हर किसी नेता के लिए, जो आपको सतर्क रहना होगा। कहना, फिर भाषण देना, झोला लेकर आया था, फकीर हूं, ये सब अच्छी बातें, कोई मुझे ऐतराज नहीं है, खुद बताइए। लेकिन ध्यान रखिए, अटल जी मुझे बताते थे कि पहली 3 रो देख कर वो समझ आते थे रैली की कि चुनाव हार रहे जीत रहे। पहले व्यक्ति थे वो एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री होते हुए, बता सकता हूं आपको क्या ऑन कैमरा, जिनको पता था कि 2004 का चुनाव हार रहे। सारे आसपास वाले इकोनॉमिक टाइम्स का कैंपेन इंडिया शाइनिंग लेकर घूम रहे थे और उन्हीं के हिसाब से वो जीत रहे थे। जबकि अटल जी जानते थे वो इतने बड़े नेता थे, ऐसे नहीं थे वो स्टेट्समैन। तो जनता से जिसका डिस्कनेक्ट हो गया वो गया। तो अभी क्या है कि मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा हूं कि मैं ईयरफोन लगाकर आपसे बात करूं, लेकिन वो ईयरफोन काम नहीं कर रहा है। यानी कि आपका हमारा कनेक्ट ईयरफोन के माध्यम से होना ही नहीं था, हमें सीधे संवाद करना था। तो राहुल गांधी को भी ये जानना होगा कि वो ज्यादा ईयरफोन ना पहने जिसमें कांग्रेस के नेताओं की आवाज सुनाई पड़े, जनता की नहीं। वो ईयरफोन निकाल दे तुरंत, क्योंकि उनके ईयरफोन निकालते ही वो नेता बने। तो इसीलिए मोदी जी से जुड़ा जो भी प्रश्न है, आप अपने व्यूअर्स को बताइए कि उससे पहले तो ये देखिए कि पार्टी में क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर उनका प्रश्न उठेगा। क्योंकि बीजेपी में मैंने इस पार्टी को बहुत, चूंकि इतने करीब से देखा है, एक आखिरी स्टेटमेंट बार बार मैं कह रहा हूं, आखिरी में मजा आ रहा है आपसे बात करने में। अटल जी का समय देखा, संघ की ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी नीतियों का आर्थिक तौर पर विरोध करते देखा, सड़कों पर उतरते देखा, अटल जी के खिलाफ अखबारों में लेख संघ के बड़े नेता लिखते थे, ये देखा, ये सब देखा। लेकिन इतना सार्वजनिक बीजेपी और आरएसएस का टकराव मैंने भी कभी नहीं देखा था। जी 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 इतना सार्वजनिक, जी जी ये जी पहली अभिज्ञान बार भाई। हुआ है। जी 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 जी, प्लीज बात आप पूरी कीजिए अपनी बात। तो ये एक, जैसे मैंने राहुल गांधी का टर्निंग पॉइंट आपको बताया, ये भी मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट है कि जी जी ऐसी स्थिति आई क्यों, हालात का इस तरह से बन जाना क्यों हुआ। क्योंकि इतना सार्वजनिक विरोध, या टकराव, विरोध तो चलिए गलत शब्द होगा, टकराव की मोहन भागवत आके एक मंच से कह रहे हैं, मुस्कुरा के कह रहे हैं कि 75 साल के उबले उबले शॉल ओढ़ लीजिए। तो शॉल आप ठंड में भी ओढ़ सकते हो, 65 साल की उम्र में भी ओढ़ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती नहीं थी, जी या होती थी तो बड़ा इंटेलेक्चुअल तौर पर उसका, अटल जी का अपना अंदाज था, रज्जू भैया थे उनको मैं बड़ा अच्छे से जानता था, सुदर्शन जी थे उनको अच्छे से जानता था, वो तौर तरीके अलग थे, जी वैचारिक वो थे, बट फिर भी एक समन्वय का तरीका था, बीच के लोग थे, बैठना उठना था। इस तरह की खबरें नहीं होती थी कि अटल जी चले गए नागपुर तो एक दिन की कवरेज होगी उसकी, तो ऐसा ये सब नहीं होता था। हाँ, सब लोग आपस में, जी तो ये सब होना पहली बार मैंने अपनी जीवन में देखा है आरएसएस और बीजेपी के बीच। जी अभिज्ञान भाई, सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर बात पहली मुलाकात में खत्म नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें अगली मुलाकात के लिए भी छोड़नी चाहिए, तभी मुलाकात की मिठास बनी रहती है। तो अगली बहुत सारी बातें हैं आपसे अगली मुलाकात में जरूर करेंगे, और बहुत सारी बातें अभी करने को बाकी है, लेकिन आज आपने इतना समय निकाला हमारे चैनल के लिए, हमारे पे आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे दोबारा जल्दी मिलने की उम्मीद के साथ फिलहाल यहीं पर आपको टाटा बाय बाय, धन्यवाद, सायरा, थैंक जो यू आप कहें सो मच, और कहने मैं लगे। आपको थैंक यू। यकीन दिलाता हूं कि आपका आकलन मैं सुनता रहूंगा, क्योंकि आप जैसे राहुल गांधी को मुद्दे मिल गए हैं, आपने भी बड़ी जबरदस्त लाइन पकड़ी है।
और वो लाइन हमें इतनी पसंद आई कि उसी के बहुत बहुत वजह शुक्रिया। से मैंने आपको सुना, क्योंकि आप अपने शो की बहुत शुरुआत में ही कह देते हैं बात समझनी है तो जी सुननी पड़ेगी। सुननी पड़ेगी। हिंदुस्तान की तो दिक्कत बड़ी यही है कि शुरू मतलब की ये किसी व्हाट्सएप मैं यूनिवर्सिटी की एक लाइन सुनते हैं एडवर्टाइजिंग का कॉपी राइटर रहा हूँ और एक जी। म्यूजिशियन आदमी हूँ, अंदर से पता नहीं कहाँ पत्रकारिता में आया, तो बड़ा मुझे अट्रैक्शन फील हुआ उस लाइन से। तो मैंने कहा भाई ये कमाल आदमी है, जी पहले आके अनाउंस कर दे रहा है कि अगर सुननी है, अगर समझनी है तो सुनो वरना निकलो। तो मैंने कहा एटीट्यूड तो बड़ा शानदार है, जी इस वजह से मैंने भी आपको सुन लिया। तो दोस्तों, ये थे अभिज्ञान प्रकाश। उम्मीद करता हूँ आपको अभिज्ञान प्रकाश जी ने जो बातें कही हैं, ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है हमसे कुछ चीज़ें छूट गई हों, अगली मुलाकात में ज़रूर उन पे बात करेंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।